दिशा एक थी। ललन सिंह के रहते हुए जो फायरिंग का मूड था वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर हिट किया जा रहा था। ललन सिंह खुद भी बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक रहते थे। कई बार ऐसा लगता था जैसे लग रहा हो कि व्यक्तिगत दुश्मनी साध रहे हैं। आज की तारीख में यह है कि जदयू बीजेपी पर तो आक्रमण कर ही रही है, क्योंकि बीजेपी जदयू के लिए विपक्षी पार्टी है, एज वेल एज पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इंडी अलायंस में भी एग्रेसिव दिख रही है और बयान भी ऐसा निकल के आ रहा है जिस बयान के आधार पर वोटर्स को अपने पक्ष में गोलबंद किया जा सके। दे कि भाई अगर नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाइए, नहीं तो फिर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। रत्नेश सदा और उनसे भी ज्यादा मैच्योर लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं मदन साहनी। मदन साहनी ने भी कहा कि पीएम फेस बनाइए, मेरे लीडर में एबिलिटी है, पीएम फेस बनाइए, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं। और इनको कन्वेनर बनाने को लेकर सहमति शिवसेना से भी आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM बिहार और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष पद से ललन सिंह की छुट्टी हुई है और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपनी पार्टी की कमान अपने हाथों में ली है। और इस घटनाक्रम के बाद जेडीयू की गाड़ी टॉप गियर में नजर आ रही है। ऐसा लगता है जेडीयू ने एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है। ललन सिंह की विदाई के बाद जेडीयू जितनी आक्रामक है, ललन सिंह के अध्यक्ष रहते उतनी आक्रामक जेडीयू नजर नहीं आ रही थी। और आक्रामक सीट शेयरिंग को लेकर, आक्रामक संयोजक बनाए जाने को लेकर, संयोजक पद को लेकर और तमाम चीजों को लेकर, यहां तक कि 2 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम का ऐलान भी हो गया। तो पूरे एक्शन मोड में है नीतीश कुमार, पूरी एक्शन मोड में है जेडीयू। अब बाकी मंत्रियों का बयान तो आपको याद होगा। तो हमारे साथ बिहार के जाने माने पत्रकार धीरेन्द्र सर हैं और इनसे ये समझने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार ललन सिंह के हटते ही जेडीयू की गाड़ी टॉप गियर में क्यों आ गई है। क्यों आ गई है सर जेडीयू की गाड़ी टॉप गियर में? अभी तो चुनावी साल है, अब वही अगर टॉप गियर में नहीं होगी तो कब होगी? ललन सिंह जब थे तब भी फायदा ऐसा नहीं है कि टॉप गियर में नहीं थी, 4th 5th गियर में चल रही थी, लेकिन ये था ना कि दिशा एक थी। ललन सिंह के रहते हुए जो फायरिंग का मूड था वो सिर्फ और सिर्फ बीजेपी पर हिट किया जा रहा था। ललन सिंह खुद भी बीजेपी को लेकर बहुत ज्यादा आक्रामक रहते थे। कई बार ऐसा लगता था जैसे लग रहा हो कि व्यक्तिगत दुश्मनी साध रहे हैं। आज की तारीख में यह है कि जदयू बीजेपी पर तो आक्रमण कर ही रही है, क्योंकि बीजेपी जदयू के लिए विपक्षी पार्टी है, एज वेल एज पार्टी अपनी स्थिति को मजबूत करने के लिए इंडी अलायंस में भी एग्रेसिव दिख रही है और बयान भी ऐसा निकल के आ रहा है जिस बयान के आधार पर वोटर्स को अपने पक्ष में गोलबंद किया जा सके। मैंने आपको उदाहरण के तौर पर मैं समझाता हूं। क्या जिस तरीके से चर्चा हुई कि नीतीश कुमार को कन्वेनर बनाया जाएगा, पार्टी के नेता खुलकर सामने आने लगे और कहे कि हमको कन्वेनर नहीं चाहिए। यहाँ तक कहा कि हमने एप्लीकेशन नहीं दिया, कौन कन्वेनर बना रहा है? ये तो नीतीश कुमार ये पूरी मुहिम के सृजन करता है, इनको कन्वेनर कौन बना सकता है? मंत्री रत्नेश सदा ने चेतावनी दे दी कि भाई अगर नहीं बनाएंगे तो कुछ नहीं होगा, नीतीश कुमार को पीएम उम्मीदवार बनाइए, नहीं तो फिर बीजेपी सत्ता में आ जाएगी। रत्नेश सदा और उनसे भी ज्यादा मैच्योर लीडर हैं, दिग्गज लीडर हैं मदन साहनी। मदन साहनी ने भी कहा कि पीएम फेस बनाइए, मेरे लीडर में एबिलिटी है, पीएम फेस बनाइए, हिंदी स्पीकिंग बेल्ट से आते हैं। और इनको कन्वेनर बनाने को लेकर सहमति शिवसेना से भी आई। हालांकि बगल में राजद है, राजद इस विषय पर मौन है, राजद बहुत खुल के नहीं कह रहा है, लेकिन 7 समंदर पार महाराष्ट्र से इनके पक्ष में बयान आ रहा है। इसके साथ एक दूसरा भी चीज मैं नोटिस किया जो लगता है कि ये अब पार्टी इलेक्शन मोड में जाने के लिए तैयार है। अशोक चौधरी सामने आए। अशोक चौधरी ने कहा कि कल क्या होगा कोई नहीं जानता। इसका मतलब है कि ये एक भ्रम की स्थिति बनाने चाहते हैं या भ्रम की स्थिति में हैं कि हम कल के डेट में किसी दूसरी खेमे में भी जा सकते हैं, जिसकी चर्चा बिहार के राजनीतिक गलियारों में पटना से लेकर दिल्ली तक है कि एक डायलॉग, अशोक चौधरी का एक डायलॉग बताता है कि ललन सिंह के हटते ही किस तरह से जेडीयू ने एक्सीलेटर पर पांव रख दिया है। टाइगर जिंदा है। मतलब है कि अब जानवर में भी ऐसे जानवर से तुलना की जा रही है जिस जानवर अपने आक्रामकता के लिए जाना जाता है, जो जानवर अपनी क्रूरता के लिए जाना जाता है। तो ये बताया जा रहा है कि हमारा लीडर जो है, जिसके बारे में आए दिन चर्चा हो गई थी कि भाई ये फिजिकली उतना एक्टिव नहीं है, वो लीडर अब इतना एक्टिव है कि ही कैन कंपेयर्ड विथ टाइगर। पहली बात है, क्या ये मैसेज दिया गया है कि भाई देखिए बीजेपी के खिलाफ हमारी लड़ाई तो है ही, उसके खिलाफ हमारा आक्रमण होगा, लेकिन ये मैसेज दिया जा रहा है कि हमको पीएम फेस बनाइए, हम मेरे ही नेता की जबड़ा में वो शक्ति है जो बीजेपी को निगल ले।
ये मैसेज ये देने और ये की मैसेज ये भी कि घोड़ा घास से दोस्ती नहीं करेगा भाई, घोड़ा वहाँ घास से वहाँ दोस्ती, वहाँ लड़ाई होगी लेकिन यहाँ भी लड़ाई होगी। बिल्कुल। और दूसरा एक उनका बड़ा मार्के वाला बयान आया है, जमुई में उन्होंने बयान दिया कि अगर मुगल्स भारत में नहीं होते तो डेमोक्रेसी की ये स्थिति नहीं होती। ये बयान जो भी राजनीति को समझते हैं उनको पता है कि ये बयान एक तरीके से वोटर्स को अट्रैक्ट करने के लिए है, वोटर्स को अपने खेमे में लेने के लिए है। अब सवाल खड़ा होता है कि किन वोटर्स को अपने खेमे में लेना चाहते हैं अशोक चौधरी? जी वो वोटर पहले से ये माना जाता रहा है कि वो इंडिया अलायंस का ही वोटर है, चाहे वो आरजेडी को पोल करे, कांग्रेस को पोल करे, कम्युनिस्ट पार्टी को पोल करे, वो वोटर एनडीए का वोटर नहीं है। उस वोटर को अपनी ओर खींचने की कोशिश है, ये पार्टी की ओर से एक आक्रामक शैली को दर्शा रहा है कि पार्टी अब इस हद तक जा रही है कि अगर जो हमको खुद को खड़ा होने के लिए बगल में बैठे हुए हमारे मित्र को भी धक्का देना पड़े तो हम धक्का देने से नहीं चूकेंगे। ये अटैकिंग जो है ये वही बता रहा है। अदरवाइज हमको पता है कि आपकी संपत्ति मेरी संपत्ति है तो हम थोड़े कहने जाएंगे कि मेरी संपत्ति है, जब पता ही है कि ये अपनी है तो इसमें कहने वाली क्या बात है। लेकिन जिस तरीके से अशोक चौधरी ने बयान दिया है ये एक लंबा मैसेज दे रहा है। क्या हमने बातचीत की शुरुआत में इस बात से शुरुआत की कि ललन सिंह के हटते ही जेडीयू की गाड़ी टॉप गियर में है, क्या यही मिस कर रहे थे नीतीश कुमार? नीतीश कुमार को यही चाहिए था और जो परसेप्शन था कि ललन सिंह आरजेडी के करीब हो गए हैं और थोड़े सॉफ्ट हो गए हैं, क्या इसी वजह से ललन सिंह को निपटाया नीतीश कुमार ने? देखिए मूल वजह क्या है ये तो नीतीश की नाभि में क्या है वो कोई नहीं जानता। ये ललन सिंह और नीतीश कुमार के बीच का मसला है। जदयू के भी 99.9% नेताओं को नहीं पता हुआ कि मूल वजह क्या है, लेकिन जिन वजहों का आकलन किया जा सकता है उसमें एक वजह और ये एक प्रमुख वजह है, ललन सिंह जब तक पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे पार्टी आक्रामक नहीं रही और रही भी तो सिर्फ बीजेपी के साथ रही। आज पार्टी की जो आक्रामकता है उसका दायरा कितना बड़ा हो जाता है जब ये कहा जाता हो कि कल क्या हो वो कौन जानता है। इसका मतलब है कि संभावना समाप्त नहीं हुई, हम बीजेपी की तरफ भी जा सकते हैं। अब देखिए विशुद्ध राजनीतिक बयान, अब देखिए बयान किस हद तक दिया जा रहा है। टाइगर अभी जिंदा है, टाइगर से खौफ खाया जाता है, टाइगर को कोई पालता नहीं है, तो ये बताया जा रहा है कि हमारे नेतृत्व को समझिए और खौफ खाइए, वो कोई भी स्टेप ले सकता है। अब देखिए अगला सवाल है, बिहार और उत्तर प्रदेश दोनों राज्यों की स्थिति एक जैसी है। कोई ज्योतिष ये बता नहीं सकता आज की स्थिति में कि मंत्रिमंडल विस्तार होगा कि नहीं। बिहार में कांग्रेस कोटे के दो विधायक मंत्री कब बनेंगे और उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर मंत्री कब बनेंगे? कोई ज्योतिष ये बताएगा कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। इसके बावजूद बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष एक अरसे से कहते आ रहे हैं कि बिहार में मंत्रिमंडल विस्तार अब होगा, अब होगा, अब होगा। अब बोलना बंद कर दिए थे। 1.5-2 महीने की चुप्पी के बाद इस सवाल को अखिलेश सिंह ने टैकल किया है और कहा है कि मंत्रिमंडल विस्तार मकर संक्रांति के बाद तुरंत होगा, होना तय है। और इसी तरीके से ओम प्रकाश राजभर ने उत्तर प्रदेश में कहा है कि मकर संक्रांति के बाद आदित्यनाथ मंत्रिमंडल, योगी आदित्यनाथ मंत्रिमंडल का विस्तार होना तय है और मेरा मंत्री बनना तय है। तो चारों तरफ से जो माहौल है वो गरमाने की कोशिश की जा रही है। बावजूद इसके पिछले 4 दिन से सूरज कायदे से नहीं निकला है। मौसम जो है वो ठंडा है, भगवान को चाहे तो कुहासा घेर ले रहा है या बादल घेर ले रहा है, लेकिन पॉलिटिकल पार्टीज और पॉलिटिकल पार्टी के लीडर इस पूरे माहौल को गरमाने में लगे हुए। आप देखिए, आपने जब उत्तर प्रदेश की चर्चा की तो मैं थोड़ा सा और जोड़ दूं, बंगाल में स्थिति और खराब है। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ममता बनर्जी को कह रहे हैं कि आप 2 सीट देने वाले कौन होते हैं? 2 सीट तो मेरा है ही, 2 तो हमारे सांसद हैं ही। बंगाल में अधीर रंजन चौधरी ने जिस तरीके से टीएमसी को लेकर रिएक्ट किया है, आशंका जताई जा रही है, मैं इसको उम्मीद नहीं कहूंगा क्योंकि कहीं भी दोस्ती टूटे तो ये गलत ही है, आशंका जताई जा रही है कि बंगाल में इंडिया अलायंस जमीन पर नहीं उतरेगा। उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से अखिलेश यादव रिजिड हैं कि हम 80 सीट लड़ेंगे या किस जगह से कौन लड़ेगा ये हम तय करेंगे, ये भी मान के चलिए कि उत्तर प्रदेश में भी यही स्थिति बनी रह गई तो उत्तर प्रदेश में भी इंडिया अलायंस नहीं रहेगा। और मैं आपके चैनल पर आज एक तरीके से एक भविष्यवाणी तो नहीं कही है लेकिन एक दृष्टि पेश करके जा रहा हूं कि संभव है कि आने वाले दिनों में इंडिया अलायंस बिहार और महाराष्ट्र को छोड़ के एकाध स्टेट में दिख जाए, यही बड़ी बात होगी। नहीं, ये भी सवाल है कि अखिलेश सिंह तो लगातार कई दावे करते रहे हैं कि मंत्रिमंडल विस्तार अब हो जाएगा, तब हो जाएगा। उन्होंने तो यहाँ तक भी कहा कि लालू नीतीश से बात हो गई है। अब की बार वाला जो दावा है जो आपको बता रहे हैं कि कहा है कि चूड़ा दही के बाद हो जाएगा,
वो दावा सही होगा या फिर वहां भी दिक्कत नहीं, है? इस बार तो कई दावा है ना, मंत्रिमंडल विस्तार होगा, हमको 9 सीट चाहिए, हमको 11 सीट चाहिए। अब कई तरह के दावा में कौन कौन सा दावा मेटेरियलाइज होगा, कौन कौन सा दावा धरातल पर उतरेगा, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन एक चीज जरूर है कि जिस तरीके से जेडीयू एग्रेसिव हुई है, उस तरीके से कांग्रेस भी अब एग्रेसिव हो रही है। कांग्रेस के लिए एग्रेसिव होने का एक ग्राउंड ये भी बनता है कि कांग्रेस के सबसे बड़े नेता, सर्वमान्य नेता बिहार में भी आएंगे भारत जोड़ो न्याय यात्रा करते हुए। तो कुल मिला के ये जो स्थिति बनती हुई दिख रही है कि चूड़ा दही के बाद मामला गर्म हो सकता है। सूर्य भगवान निकले चाहे नहीं निकले, नेता अपने खोपचे से निकलेंगे और स्थिति को गर्म करेंगे। तो चलिए, इस पूरी चर्चा में, इस पूरी रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।